हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो केंद्रीय विधायिका जो है 5-7 क्लास पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज जो है कि केंद्रीय विधायिका हम आज समाप्त कर देंगे। ठीक, आज केंद्रीय विधायिका खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक, केंद्रीय विधायिका। तो लास्ट वीडियो में हम केंद्रीय विधायिका में क्या पढ़े थे कि संसदीय नियंत्रण के उपाय हमने बताया था। बजट पारित करके प्राक्कलन समिति द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, कैग महानियंत्रक परीक्षक महानियंत्रक लेखा परीक्षक ना, ठीक, तो उनके द्वारा संसदीय नियंत्रण के उपाय हमने बताया था। लेकिन इस क्लास में जो है हम संसद की प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, संसद की प्रक्रिया पढ़ेंगे, यानी संसद की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक, तो देखते हैं। आज की हेडिंग है संसद की प्रक्रिया। हो सकता है कि आज का क्लास जो है थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ज़्यादा चले, लेकिन आज किसी तरह केंद्रीय विधायिका खत्म कर लिया जाए। ठीक, देखिए संसद की प्रक्रिया जो है ना, वो 3 तरह से चलती है। एक प्रश्नकाल, एक शून्यकाल, ठीक, एक प्रस्ताव या विधेयक का कार्य। ठीक, विधेयक का कार्य। प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है? 11 से 12 बजे के बीच का। 11 से 12 बजे के बीच का टाइम जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। ठीक, 12 बजे 12 बजे का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। ठीक है तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रश्नकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल में हम पहला देखते हैं। देखिए प्रश्नकाल में क्या होता है, देखिए हम बोलेंगे, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। संसद के कामकाज का जो पहला घंटा होता है ना, संसद के कामकाज का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, इसमें संसद सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का एक लाभ भी है। प्रश्न पूछने का लाभ क्या है, देखिए प्रश्न पूछने का लाभ यह है कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण बना रहेगा। ठीक, दूसरा कार्य क्या है इसी में दूसरा कार्य क्या है कि जनता को सरकार के कामकाज का पता चलेगा। यानी जो संसद सदस्य होते हैं ना, वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो प्रश्न पूछने से लाभ ये होता है कि संसद पे जो है ना, मतलब मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण बना रहेगा। बार बार मंत्रियों से सवाल पूछते रहेंगे तो मंत्री जो होते हैं कि जवाबदेही होंगे। ठीक, और दूसरा इसमें होगा कि जनता को सरकार का जो कार्यकाज है ना, कामकाज है, उससे जनता को पता चलेगा। जनता को क्या करेगा, पता चलेगा इससे। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न पूछने के लिए, मान लीजिए कि कोई भी संसद सदस्य अगर किसी मंत्री से प्रश्न पूछना है, तो उसके लिए नहीं हुआ कि आज हम गए संसद में बैठे और जाकर तुरंत क्या है कि हम मंत्री से कि तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसको 10 से 21 दिन पूर्व 21 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसमें यह भी होता है कि प्रश्न जो है ना, तीसरा पॉइंट समझते हैं, 10 से 21 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। मतलब 10 से 21 दिन के बीच में आप जो है कि एक पत्र लिखिए और अपना सवाल लिखिए कि नहीं, हम सवाल मंत्री से पूछेंगे। ठीक, तीसरा इसमें समझते हैं। देखिए प्रश्न का जवाब लिखित या मौखिक
मौखिक होगा। यह निर्धारण पीठासीन अधिकारी करेगा। पीठासीन अधिकारी करेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है इसमें कि आप जो मतलब संसद सदस्य हैं, किसी भी मंत्री से सवाल अगर पूछ रहा है तो वो मंत्री जो है कि वो मौखिक रूप में उसका जवाब देगा या लिखित रूप में जवाब देगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा या राज्यसभा का सभापति तय करेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं कि प्रश्न का प्रकार कैसा होता है। ठीक, प्रश्नों का प्रकार। प्रश्नों का प्रकार देखते हैं कि प्रश्नों का प्रकार कैसा होता है। देखिए, प्रश्नों के प्रकार में ना इसमें दो दो तरह के होते हैं। एक पहला होता है ना तारांकित प्रश्न, तारांकित। एक होता है अतारांकित प्रश्न। देखिए, दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए, इसमें तारा का निशान होता है, इसमें तारा का निशान नहीं होता है। तारा का निशान नहीं होता है। यानी जो प्रश्न पूछे थे हो ना, उसमें तारा का निशान उसके आगे, प्रश्न के आगे ऐसे तारा का चिन्ह बना देते हैं, और एक अतारांकित होता है उसमें तारा का चिन्ह नहीं होता है। ठीक। इसकी खासियत यह है कि प्रश्न का जवाब मौखिक होता है। ठीक, तारांकित प्रश्न में मौखिक होता है। इसमें क्या होता है? प्रश्न का जवाब लिखित होता है। लिखित होता है। ठीक। तारांकित प्रश्न में क्या होता है? इसमें पूरक सवाल पूछे जाते हैं। इसमें पूरक सवाल पूछे इसमें क्या होता है? इसमें पूरक सवाल नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, पूरक सवाल का मतलब ये होता है कि जो सवाल आपने पूछा है सिर्फ उसी सवाल से रिलेटेड आपको जवाबदेही मिलेगी। लेकिन अतारांकित प्रश्न है तो आप किसी मंत्री को टारगेट किए हैं कि नहीं, इसी मंत्री से हमको सवाल पूछना है, तो आप उससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, तो वो पूरक सवाल नहीं होता है। पूरक सवाल का मतलब ये हो गया है कि जो सवाल आपने सूचना में दिया है कि नहीं हम इसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, उसके अलावा कोई सवाल नहीं कर पाएंगे आप, उसके लिए फिर बाद में दूसरा सवाल पूछेंगे तो मंत्री जवाबदेही नहीं है। ठीक। चौथा देखते हैं इसमें, एक दिन में 20 से अधिक सवाल नहीं पूछ सकते। 20 से अधिक सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए, होता क्या है कि तारांकित प्रश्न में जो होता है ना, वो 20 से अधिक सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप। ठीक। समझ में आया आप लोगों को? और इसमें क्या होता है? इसमें लोकसभा में 230 सवाल, अगर लोकसभा की बात है तो उसमें आप 230 सवाल पूछ सकते हैं। राज्यसभा है तो उसमें अनगिनत सवाल पूछ सकते हैं। किसमें? अतारांकित प्रश्नों में। अतारांकित मतलब यहाँ पे वाद विवाद ज्यादा होता है, यहाँ पे रोप प्रत्यारोप चलता रहता है। ठीक। लेकिन यहाँ तारांकित प्रश्नों में एक दिन में केवल 20 से अधिक सवाल नहीं पूछ सकते हैं, यानी आपसे 20 के नीचे ही रहेंगे। ठीक। तो ये था आपका तारांकित और अतारांकित। देखिए, एक होता है
एक होता है अल्प सूचना प्रश्न होता है, दोनों को मिला के लिख लीजिएगा। अल्प सूचना प्रश्न होता है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। देखिए, अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है, केवल इसमें अविलंबनीय सवाल पूछा जाता है, अविलंबनीय सवाल पूछा जाता है। ठीक, इस सवाल को पूछने के लिए आपको 10 दिन से भी कम समय में, 10 दिन से भी कम समय में, कम समय में सूचना देनी होगी। ठीक, अविलंबनीय सवाल में क्या होता है कि 10 दिन से भी कम समय में सूचना देनी होगी। अल्प सूचना का मतलब अविलंबनीय सवाल का महत्व होता है। ठीक, अविलंबनीय सवाल, तो ये अल्प सूचना प्रश्न होता है। ठीक, अब समझ में आया आप लोगों को प्रश्न काल का। अब आगे पढ़ेंगे शून्य काल। ठीक, ये था आपका प्रश्न काल और प्रश्न काल के प्रकार। देखिए शून्य काल, शून्य काल, ये शून्य काल शब्दावली जो है ये भारत की देन है, भारत की देन है, एकमात्र शब्दावली जो है यही भारत की देन है। ठीक, इसमें इसका समय काल हमने बताया था ठीक 12 बजे, यानी प्रश्न काल के बाद और भोजना अवकाश से पहले, पहले का ठीक समय ना, क्या कहलाता है, शून्य काल। यानी प्रश्न काल के बाद और भोजना अवकाश जो होती है, भोजन का अवकाश होता है, उससे ठीक पहले के काल को इस शून्य काल कहा जाता है। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, कोई महत्वपूर्ण बात पे चर्चा होती है, कोई महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगी। ठीक, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, इसमें कोई शर्त नहीं और न ही कोई औपचारिकता होती है, औपचारिकता यानी ये 1 घंटे का समय काल होता है। कोई भी संसद सदस्य किसी भी मंत्री से, चाहे किसी भी संसद सदस्य से अपने में वाद विवाद, चर्चा, कोई भी महत्वपूर्ण बातें जो तत्काल में चल रही हो उसी से रिलेटेड इस पे 1 घंटे चर्चा हो जाती है। ठीक, तो इसमें कोई सवाल नहीं, जैसे उसमें प्रश्न काल में क्या है कि 10 से 21 दिन बीच के समय को आपको क्या करना है कि सूचना देनी होगी। फिर उसके बाद आपका तारांकित प्रश्न है कि अतारांकित है तो देश भर का उसमें तामझाम था, लेकिन शून्य काल में ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये था आपका शून्य काल। अब देखिए, अब आधे घंटे की चर्चा। अगला प्रश्न देखिए, अगली हेडिंग है आधे घंटे की चर्चा। ये आधे घंटे की चर्चा कब होती है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है आधे घंटे की चर्चा में। देखिए इसका समय देखिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक 5:30 बजे शाम को यह चर्चा चलती है। देखिए इस चर्चा का कार्य क्या है कि प्रश्न काल में जो प्रश्न था, लिख लीजिएगा, प्रश्न काल में जो प्रश्न था थोड़ा बहुत किसी भी प्रश्न मतलब जवाब देने में स्पष्टीकरण नहीं हो पाती है, तो एक टाइम मिलता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 5:30 बजे संसद जब चलती है तो उनको टाइम दिया जाता है कि जिसको स्पष्टीकरण ना मिली हो। तो इसमें क्या होता है कि प्रश्न काल को थोड़ा स्पष्टीकरण कर लिया जाता है ना, प्रश्न काल के सवालों को थोड़ा और स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। ठीक, तो ये था आपका आधे घंटे की चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस
नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव है ना कि ये मंत्रिपरिषद जो है ना, मंत्रिपरिषद जो है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव, बहुत गर्मी हो रही है यार। देखिए अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है ना उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होता है ना वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा एक भी मंत्री के खिलाफ, ठीक ध्यान से सुनिएगा, अगर लोकसभा एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रकट कर दे, चाहे व्यक्त कर दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देनी पड़ती है, यानी पूरी सरकार को इस्तीफा देनी पड़ती है। ठीक, तो लोकसभा मतलब कि सरकार को हटाने के लिए जो मतलब अब जो प्रस्ताव लाती है, ठीक है, जो मंत्री को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाती है उसी को ही अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के कुछ नियम है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के कुछ नियम है। केवल लोकसभा ही ला सकती है, केवल लोकसभा ही ला सकती है। ठीक, अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ या चाहे सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि हम आज गए और मूड बनाए और आज ही अविश्वास प्रस्ताव ला गया, नहीं, 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। देखिए जो मंत्रिपरिषद होता है ना, हम बहुत पहले ही बता चुके हैं कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक, उत्तरदायी होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देनी पड़ती है। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। वो भी लोकसभा में लाने से पहले आपको 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक, इससे बड़ी बात कि आपको लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की पूर्व सहमति होना जरूरी है। सहमति होना जरूरी है। देखिए अभी समझ में आएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि जो सरकार चल रही है, ठीक, अगर उसमें किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो जो विपक्ष होगा, चाहे लोकसभा, मतलब लोकसभा जो है, लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो कम से कम 50 सदस्य इकट्ठे होंगे। मतलब जो है कि एक जगह इकट्ठे होंगे और वो लोग क्या करेंगे कि 10 दिन पहले सूचना देंगे, किसको, लोकसभा को सूचना देंगे कि हम इस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो ठीक, तो वो लोकसभा के पटल पर अपनी बात रखेंगे। तो बात रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति, इसमें अगला, जब किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, इतना पूरा प्रक्रिया हो जाने के बाद तो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप, ऐसा मतलब होता रहेगा, अपना रोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। फिर आगे क्या होगा कि जो सभी इच्छुक जो सदस्य होते हैं वो अपना बोलचाल कर लेते हैं, जो भी जिसका मन में जो भी चीज चलता है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, सब चीज बोल लिया जाता है। बोलने के बाद क्या होता है कि मतदान होती है। ठीक, और मतदान को पास कर लिया जाता है। तो पास करने के बाद क्या होता है कि अब उसी को कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कि पास हो गया। तो अब वहीं जो है कि मंत्रिपरिषद को या तो सरकार को, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक, तो यही है अविश्वास प्रस्ताव आपका। समझ में आया? आगे देखेंगे। विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव को सिंपल समझ लेते हैं। ठीक, सरकार जिस प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करती है, ठीक है, सरकार जो है जिस प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करती है, तो इससे मालूम ये चलता है कि हम लोकसभा में जो है कि हमारी बहुमत है। तो ये इसी को विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो वहां पूरी सरकार को, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक, ये है आपका विश्वास प्रस्ताव। ठीक, अगली हेडिंग है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है कि जो संसद सदस्य होता है ना, वो वो क्या करते हैं कि मंत्रियों को किसी अविलंबनीय लोक महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। ठीक, इसी को ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो जाता है। जैसे इसका स्रोत होता है समाचार पत्र। मान लीजिए कि किसी समाचार पत्र में लिखला कि रेल दुर्घटना हो गई, तो उस समाचार पत्र का स्रोत बनाकर कोई भी संसद सदस्य रेल मंत्री से सवाल जवाब कर सकता है और तुरंत अविलंबनीय, इसी को कहता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला जाता है कि ध्यान दीजिए इस पर कि आखिर ये कैसे रेल दुर्घटना हो गई, कैसे क्या हुआ। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई जो है कि परिवहन, मतलब परिवहन में जैसे सड़क का कोई ब्रिज गिर गया, तो इस पे अब जो परिवहन मंत्रालय उस पर जवाब देगा, उसी को मतलब वो अविलंब नहीं होगी। उसका स्रोत क्या होता है, समाचार पत्र। समाचार पत्र को उठा कर लाकर संसद सदस्य जो है उस मंत्री से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित करके उस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव। एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है, ठीक, धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है कि नई लोकसभा के गठन के बाद, जब नई लोकसभा के गठन है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों को एक जगह बिठाकर, दोनों सदनों को एक जगह बैठाकर संबोधन करता है। इस संबोधन में सरकार की नीतियों की चर्चा करता है। ठीक, तो जब सरकार नीतियों चर्चा करने के बाद क्या करता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो धन्यवाद प्रस्ताव लाती है, मतलब सरकार जो है धन्यवाद प्रस्ताव लाती है। तो धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, ठीक, जो प्रस्ताव लाती है उसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो सरकार की नीतियां जो है कि वो मतलब सही है। संसद अगर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया तो इसका मतलब कि जो सरकार की नीतियां हैं वो सही है। ठीक, तो सरकार की नीतियों को लेकर राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को बिठाकर संबोधन करता है और संसद जो है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। अगर स्थगन, एक होता है स्थगन प्रस्ताव। देखिए स्थगन प्रस्ताव ये थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि संसद में कोई दूसरा बात चल रही हो, कोई दूसरा मतलब चर्चा चल रही है, किसी दूसरे प्रस्ताव पे बातचीत चल रहा है, लेकिन देश में जो है कि मान लीजिए कि एक रेल दुर्घटना को लेते हैं कि देश में जो है कि एक रेल दुर्घटना हो गई। ठीक, तो रेल दुर्घटना हो गई तो क्या है कि जो पहले से जो प्रस्ताव पे बातचीत चल रही थी, तो अब उस चीज को हटाने के लिए, यानी उस प्रस्ताव को हटाने के लिए स्थगन प्रस्ताव ला जाता है। स्थगन प्रस्ताव क्यों ला जाता है कि अविलंबनीय, विलंबनीय, अविलंबनीय लोक महत्व की विषय के लिए। ठीक, मान लीजिए कि संसद में कोई भी चीज को लेकर कोई विधेयक है उसको पारित किया जा रहा है, चाहे कोई प्रस्ताव को लेकर कार्यवाहियां चल रही हैं, उस कार्यवाहियां को बंद कराने के लिए और जो तत्काल में कोई घटना घटी उस पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे नहीं समझ में आया, देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे कि कोई राज्य में कानून सुधार से राज्य में कानून सुधार का कानून बनाया जा रहा है। ठीक, तो क्या हुआ कि अभी रेल दुर्घटना हो गई तो विपक्ष होता है जो ना, अब वो कहेगा कि इसको छोड़िए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़िए। मान लीजिए कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो है कि इस समय 3 तलाक का बिल लाया है, 3 तलाक बंद होना चाहिए, इस पे बिल लाया है, इस पे चर्चा चल रही है। ठीक, अभी देश में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, हजारों लोग मर गए। अभी मान लीजिए कि देश में बहुत बड़ा हादसा हो गया, हजारों लोग मर गए, तो विपक्ष क्या करता है, इस प्रस्ताव को हटाकर रेल दुर्घटना की प्रस्ताव को लाएगा। रेल दुर्घटना से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए कहेगा कि नहीं, अब इस प्रस्ताव को बंद करिए, अब इस पे बात करिए, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। बात समझ आई? तो अब इस पे बात पे चर्चा होगी, लेकिन एक चीज ये भी है कि इसको बात पे चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की
50 सदस्यों की पूर्व सहमति होनी चाहिए, पूर्व सहमति होनी चाहिए। ठीक, पता चले कि कोई 4 गो सदस्य खड़े हो गए, कहेंगे कि रेल दुर्घटना हो गया, हाय हाय लगे चिल्लाने, तो उससे नहीं होगा। ठीक, ये तब स्थगन प्रस्ताव नहीं पारित होगा। स्थगन प्रस्ताव तभी पारित होगा कम से कम जब 50 सदस्यों की पूर्व सहमति होनी चाहिए। ये जानते हैं ये किसके द्वारा लाया जाता है? ये अधिकतम विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक, इसको कभी कभार इसको निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं, निंदा प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा देश में हादसा हो गया, मोदी सरकार जो है 3 तलाक पे बात कर रही है, रेल दुर्घटना पे आज बातें नहीं कर रही है, 3 दिन हो गया इस पे बातें नहीं कर रही है, तो इसको कभी कभी निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका स्थगन प्रस्ताव। सीधा सीधा समझिएगा कि कोई पहले से प्रस्ताव चल रही है, उस प्रस्ताव को हटाकर अपने जो एकदम अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को लेकर तुरंत उठाते हैं, उसको बात को उठाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की पूर्व सहमति होनी चाहिए। कभी कभी स्थगन प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है कि नहीं, देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, आप हैं जो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, आप जो है कि आम बजट की बात कर रहे हैं, रेल बजट की बात कर रहे हैं। और एक है नियम 184। ठीक, नियम 184 ये अगला है। देखिए, नियम 184 है कि इस नियम के अंतर्गत यदि किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, ठीक, इस नियम के अंतर्गत अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो चर्चा के बाद मतदान होता है। ठीक, तो जो मतदान होता है ना, तो इसमें एक जो सरकार होती है उसके लिए घाटा होता है। वो सरकार कैसी होती है? अल्पमत वाली सरकारें होती हैं। मतलब 4 गो संसद पकड़ के वहां से लाए, 4 गो संसद वहां से लाए, 4 गो संसद वहां से लाए और पकड़ कर एक गठबंधन की सरकार बनाए। ठीक, तो इस अल्पमत, इसको कहते हैं अल्पमत वाली सरकार है। ठीक, तो ये सरकार जो है कि नियम 184 के तहत जो है ना कि चर्चा करने से बचती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका फैसला चाहे बहुमत विपक्ष का हो गया, विपक्ष का हो गया, ठीक, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो 184 नियम के तहत समझिए, सीधा सीधा समझिए कि इसमें कोई भी बात को लेकर, कोई भी मुद्दा को लेकर चर्चा होगी तो चर्चा के बाद मतदान होता है। तो जो मतदान होता है ना, अगर उस सरकार के पक्ष में मतदान नहीं हुआ, अगर वही मतदान जो है विपक्ष के बहुमत हो गया विपक्ष को, तो यहाँ सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जो अल्पमत वाली जो सरकारें होती हैं, अल्पमत मैंने अभी बताया कि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, तो इस प्रकार इस नियम से बचते हैं वो लोग ना। क्यों? क्योंकि सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है अगर बहुमत, अगर विपक्ष को मिल गया तो। ठीक, एक है नियम 377। देखिए, नियम 377 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत ऐसे चर्चे, यानी ऐसे चर्चे उठाए जाते हैं जो किसी अन्य नियम से नहीं उठाया गया है ना। ठीक, ऐसा मुद्दा, ऐसा चर्चा इस नियम के तहत उठाया जाता है जो अन्य किसी नियम से नहीं उठाए गए हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जो संसद के सदस्य होता है ना, संसद के सदस्य अपने क्षेत्रों की बात या समस्या को रखते हैं, ठीक है। नियम 377 के तहत ऐसे मुद्दा या ऐसे चर्चे पे बात होगी जो अन्य किसी नियम पे नहीं हुआ है। तो इसमें यही होता है कि संसद जो सदस्य होते हैं वो अपने क्षेत्रों की बात या समस्या को संसद की पटल पे रखते हैं। अगला देखते हैं, अधीनस्थ विधायन या प्रदत्त विधायन। देखिए, अधीनस्थ विधान किसे कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, संसद के पास जो होता है ना, समय बहुत कम होता है, तो कोई भी कानून जो होती है ना, वो मोटी मोटी रूपरेखा में तैयार कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, संसद के पास समय बहुत कम रहता है, तो कोई भी कानून बनाना हो तो उसका एक मोटा मोटा रूपरेखा तैयार कर देता है। ठीक, तैयार करने के बाद क्या कर देता है कि सारी जिम्मेदारी जो है कि वो मंत्रिपरिषद को दे देती है। तो मंत्रिपरिषद इसका विस्तार करके इसको कानून को छोटे छोटे रूपों में बनाता है। ठीक, उसी को अधीनस्थ विधायन या प्रदत्त विधायन भी कहा जाता है।
बात समझ में आई। तो मंत्रिपरिषद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, मतलब उसको विस्तार से बनाया जाएगा। जो कानून संसद बनाए उसको विस्तार करते हैं मंत्रिपरिषद, तो उसी को अधीनस्थ विधायन या प्रदत्त विधायन कहा जाता है। ये संसद की कार्यवाहियों का समापन। अब समापन कैसे किया जाता है? जब कार्यवाहियां जब पूरी हो जाती हैं तो उसका समापन होता है। तो अब आखिरी हेडिंग है समापन। ठीक देखिए, समापन 3 तरह से किया जाता है। एक सामान्य समापन, एक गिलेटिन समापन, और एक होता है कंगारू समापन। ठीक, इसमें देखते हैं किसी भी मुद्दे पर जब पर्याप्त चर्चा हो जाती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाए। चर्चा जो है पर्याप्त हो जाएंगी तो कार्यवाहियां जो है कि समाप्त हो जाएंगी। तो इसी को सामान्य समापन कहा जाता है। ठीक, ये समापन करने का अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकारी को। यानी लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष। ये समापन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। कौन? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति। ठीक, गिलेटिन समापन देखते हैं। देखिए, गिलेटिन समापन जब कोई चर्चा लगता है कि खूब लंबा होने वाली है, तो इसका पहले से ही समय फिक्स कर दिया जाता है कि ये चर्चा जो है कि मान लीजिए कि 9 बजे से 4 बजे तक चलेगी। ठीक, ये कई दिन के गिलेटिन समापन का मतलब ये होता है कि ये चर्चा जो है कि लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं होने वाला है, 4 दिन चलता है, 5 दिन भी चर्चा चल सकती है। तो इसके लिए क्या करता है कि टाइम फिक्स कर दिया जाता है। हम उदाहरण देके दे रहे हैं कि नहीं, 9 बजे से 4 बजे के बीच में चर्चा चलनी चाहिए। ठीक, चलेगी। तो 9 बजे से 4 बजे के बीच में अगर चर्चा समाप्त होगी तो बात अलग है, नहीं लगता है कि 3 दिन 4 दिन तक जाने वाली है। तो गिलेटिन समापन में क्या होता है कि चर्चा अगर लगे कि ज्यादा लंबा हो तो इसके लिए पहले से समय जो है कि फिक्स कर लिया जाता है, और जब समय उसका हो जाता है तो ये कार्यवाहियां जो हैं कि ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। फिर अगले दिन वही फिर प्रक्रिया चालू होगी जब तक उस पर चर्चा जो है कि पूरा ना हो जाए। तो मान लीजिए कि 9 बजे से 4 बजे टाइम फिक्स किया गया। अगर जो भी संसद सदस्य जो अपनी बात है अगर 9 बजे से 4 बजे के बीच में नहीं कह पाए हैं तो 4 बजे क्या करेगा कि इसमें देखिए ये कौन समाप्त करता है? ये करता कौन है? इसमें केवल लोकसभा का अधिकार है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष। कहने का अर्थ ये है कि 9 बजे से हमारा स्कूल चल रहा है और 4 बजे तक स्कूल चलेगा। तो पता चला कि कोई लड़का रह गया कि सर 4 बजे एकदम राइट छुट्टी हो गई। तो कोई लड़का उसमें रह गया कि सर नहीं, अब इस सवाल को अभी और संदर्भ से समझाइए। तो मास्टर साहब कहेंगे कि बेटा आपका टाइम जो है कि फिक्स था, खत्म हो गया, अब इसकी चर्चा जो है कि अगले दिन चलेगी। अगर अगले दिन भी आपका पूरा नहीं हुआ तो तीसरे दिन चलेगी। तो इस प्रकार जो इसको गिलेटिन समापन कहा जाता है। यानी टाइम फिक्स होता है, आपका चर्चा वर्चा चाहे समाप्त हो चाहे न हो, चाहे अगले दिन खींचे चाहे तीसरे दिन चले, उससे नहीं मतलब है। टाइम फिक्स कर देता है लोकसभा अध्यक्ष कि इतने से इतने बजे तक कार्रवाई चलेंगी। कह दे कि 11 से 2 बजे तक कार्रवाई चलेंगी। अगर इसके बीच में अगर समाप्त नहीं हुआ तो 2 बजे अगर बोल दिया है तो लोकसभा अध्यक्ष बोल दिया तो 2 बजे समाप्त होना ही होना है। तो इसको कहते हैं गिलेटिन समापन। ठीक, फिक्स टाइम होता है इसमें। तीसरा क्या है? कंगारू समापन। ये कंगारू से ही पता चल रहा है कि कूदने वाली बात चल रही है। जैसे देखिए क्या हुआ है कि हम जो है कि पहले मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पहला मुद्दा खत्म नहीं हुआ चले दूसरा का मुद्दा बात करने लगे, दूसरा मुद्दा खत्म नहीं हुआ तब तक तीसरा मुद्दा बात करने लगे। इसका मतलब ये है कि जो मुद्दा है ना वो कूदता जा रहा है। एक समाप्त नहीं हुआ दूसरा का मुद्दा उठ गया, दूसरा का समाप्त भी हो गया तो चलो तीसरा का उठ गया, तीसरा का समाप्त हुआ नहीं हुआ तो चौथा मुद्दा उठ गया। तो इसको कंगारू समापन कहते हैं। इतना याद रखिएगा, ये भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। ये कहाँ है? ब्रिटिश में है। ठीक, ब्रिटिश में है, ब्रिटिश में है। ये भारत में सामान्य समापन है और गिलेटिन समापन है। तो ये था आप लोगों का संसद का कार्यवाहियां, और जो है कि आज हमारा भाग 5 का 79 से 123 79 से 123 अनुच्छेद जो है कि आज समाप्त हुआ हमारा, और ये था केंद्रीय विधायी का भाग 5। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्लास में अब जो है कि केंद्र की कार्यपालिका पढ़ेंगे, क्योंकि हम
पहले देखिए, हम पहले अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 51 क तक पढ़ चुके थे, 51 क तक पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ रहे थे हम, वो 79 से 123 के बीच में पढ़ रहे थे। तो इसके बीच वाला क्या हिस्सा है, यानी 52 से 78, ठीक, अनुच्छेद ये यही पढ़ा जाएगा, यानी केंद्रीय केंद्रीय कार्यपालिका। अगले वीडियो में हम केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ाएंगे, ठीक। जब केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ेंगे तो केंद्रीय कार्यपालिका के बाद हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम भाग 6 चालू करेंगे, ठीक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपका भाग 5 केंद्रीय विधायिका संवाद। धन्यवाद।